दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, उसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एवं जलवायु परिवर्तन, यानी कि दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण एवं क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत हम 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2013 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। और जिसमें दोस्तों 2013 में हमारे एक प्रश्न बाकी रह गए थे, बाकी के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों हम 2012 के प्रश्नों की तरफ, फिर हम 2011 के प्रश्नों को खत्म करने के साथ ही एक नए टॉपिक की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। 2013 में जो हमारा एक प्रश्न बाकी रह गया उसको हम कवर करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, 2013 में जो हमारा लास्ट प्रश्न पूछा गया है, चौथा प्रश्न, उसको हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों हमारा कि क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका आंसर मार्क करेंगे कि NO2O3 तथा पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। फिर देखिएगा, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो याद रखें NO2, ठीक है दोस्तों, फिर हमारा O3 तथा पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो याद रखें दोस्तों NO2O3 तथा पैरा ऑक्सी नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में जो व्याख्या इंपॉर्टेंट दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग देखते चलें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा हमारा व्याख्या जो है दोस्तों सारे प्रश्नों की हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जिसे हम लोग दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, कि उत्पत्ति दोस्तों जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न प्रदूषकों यानी कि दोस्तों NO2 हाइड्रोकार्बन आदि की प्रकाश से अभिक्रिया से होती है, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जिसे हम लोग दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, कि उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न प्रदूषकों यानी कि NO2 हाइड्रोकार्बन आदि की प्रकाश से अभिक्रिया से होती है, ठीक है। स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि दोस्तों जिसे हम NO2 कहते हैं गैस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड एवं क्या है, परमाणुवीय ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। परमाणुवीय ऑक्सीजन दोस्तों ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर ओजोन का निर्माण करती और NO2 ऑक्सीजन एवं हाइड्रोकार्बन से मिलकर पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एक बार और पढ़ लेंगे कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जिसे हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति दोस्तों जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न प्रदूषकों यानी कि NO2 हाइड्रोकार्बन आदि की प्रकाश से अभिक्रिया से होती है, ठीक है। स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, NO2 भी कहते हैं, गैस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक क्या है ऑक्साइड एवं परमाणुवीय ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती। परमाणुवीय ऑक्सीजन दोस्तों ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है और NO2 ऑक्सीजन एवं हाइड्रोकार्बन से मिलकर पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। आगे पढ़ेंगे, इन तीनों यानी कि दोस्तों NO2O3 एवं पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट के सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा की उत्पत्ति होती। इससे दोस्तों दृश्यता में कमी होती है, ठीक है। श्वसन समस्याएं होती हैं और रिकेट्स रोग में वृद्धि होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, इन तीनों यानी कि दोस्तों NO2O3 एवं पैरा ऑक्सी एसिटेल नाइट्रेट के सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा की उत्पत्ति होती है और इससे दोस्तों हमारा क्या होता है, विजिबिलिटी में कमी हो जाती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और रिकेट्स रोग में दोस्तों हमारी वृद्धि हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 2012 में जो हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा,
2012 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, सही आंसर हम मार्क करेंगे, सौर विकिरण के औरक्त अंश को क्या दोस्तों, अवशोषित करती है। ठीक है, फिर देखिएगा, ध्यानपूर्वक इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, सौर विकिरण के औरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, याद रखें, सौर विकिरण के औरक्त अंश को क्या दोस्तों, अवशोषित करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है वायुमंडल के संगठन में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान मात्र 0.03% है, परंतु पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखने में इसका पर्याप्त योगदान है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हरित गृह गैसें दोस्तों पृथ्वी से परावर्तित दीर्घ तरंग विकिरण, जो सौर विकिरण के औरक्त अंश होते हैं, को अवशोषित कर लेती, जिससे तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती। सौर विकिरण के परावैगनिक अंश दोस्तों लघु तरंग होते हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि वायुमंडल के संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान मात्र 0.03% है, परंतु पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखने में इसका पर्याप्त योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हरित गृह गैसें दोस्तों पृथ्वी से परावर्तित दीर्घ तरंग विकिरण, जो सौर विकिरण के औरक्त अंश होते हैं, को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती। सौर विकिरण के परावैगनिक अंश दोस्तों लघु तरंग होते हैं, अतः विकल्प डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों हमारा समोच्च बांध, दूसरा है दोस्तों अनुपद सस्यन, तीसरा है दोस्तों शून्य जुताई। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी केवल थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों क्या है, हमारा समोच्च बांध। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों, दूसरा कह रहा है हमारा अनुपद सस्यन, और तीसरा कह रहा है दोस्तों शून्य जुताई। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन बी केवल थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इस संदर्भ में दोस्तों शून्य जुताई हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो दिए गए हैं, यह पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों समोच्च बांध, दूसरा कह रहा है अनुपद सस्यन, तीसरा कह रहा है दोस्तों शून्य जुताई। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन बी केवल थर्ड हमारा, यानी कि शून्य जुताई बिल्कुल सही है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिन भी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग करते चल रहे हैं दोस्तों, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या सारे प्रश्नों की हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी चलिए देखिएगा दोस्तों, व्याख्या हमारी देखेंगे, इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए दोस्तों, व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कार्बन संग्रहण, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन स्क्विटराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या है कार्बन संग्रहण, जिसे हम लोग कार्बन स्क्विटराइजेशन भी कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वायुमंडलीय कार्बन को दोस्तों क्या है, अवशोषित करने की एक विधि है। कार्बन संग्रहण क्या है, वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करने की एक विधि है दोस्तों। मृदा कार्बन संग्रहण का एक क्या है दोस्तों, प्रमुख घटक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कृषि पद्धतियों में कुछ संशोधन लाकर मृदा को कार्बन सिंक के रूप में क्या है दोस्तों, विकसित किया जा सकता है। फिर देखिएगा कि कार्बन संग्रहण दोस्तों वायुमंडलीय कार्बन को क्या है, अवशोषित करने की एक विधि है। मृदा कार्बन संग्रहण का दोस्तों एक प्रमुख घटक है। याद रखें, कृषि पद्धतियों में कुछ संशोधन लाकर मृदा को कार्बन सिंक के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे दोस्तों। शून्य जुताई फसल उत्पादन के लिए क्या है, मृदा के छेड़छाड़ की संभावना को कम करता है। ठीक है, क्या रहा दोस्तों हमारा शून्य जुताई फसल उत्पादन के लिए मृदा के छेड़छाड़ की संभावना को कम करता है।
इसके अंतर्गत दोस्तों मल्चिंग को भी शामिल किया जाता, जिसके तहत फसल के अवशेषों को खेत में ही फैला दिया जाता। यह प्रक्रिया सामान्यतः मृदा अपरदन में कमी, मृदा का संरक्षण करने के साथ साथ ऊपरी मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ावा देती। यह विधि दोस्तों कृषि गतिविधियों के दौरान कृषि वर्ज्यों के जलाए जाने की संभावना में भी कमी लाती है। शून्य जुताई को कार्बन संग्रहण की एक महत्वपूर्ण कृषि प्रविधि के रूप में जाना जाता, जबकि समुच्चयवाद एवं अनुपद सस्यन, जिसे दोस्तों हम लोग कंटूर बंडिंग या रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं, मृदा में दोस्तों कार्बन संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे। कार्बन संग्रहण दोस्तों यानी कि कार्बन स्क्विट्राइजेशन हमारा दोस्तों वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करने की क्या है, एक विधि है। ठीक है, मृदा कार्बन संग्रहण का एक प्रमुख घटक है। याद रखें कि कृषि पद्धतियों में कुछ संशोधन लाकर दोस्तों मृदा को हम कार्बन सिंक के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, शून्य जुताई दोस्तों फसल उत्पादन के लिए मृदा के छेड़छाड़ की संभावनाओं को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। इसके अंतर्गत मल्चिंग को भी शामिल किया जाता है, जिसके तहत दोस्तों फसल के अवशेषों यानी कि रेसिड्यूज को हम लोग क्या करते हैं, खेतों में ही फैला दिया जाता। यह प्रक्रिया सामान्यतः मृदा अपरदन में कमी, मृदा का संरक्षण करने के साथ साथ ऊपरी मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ावा देती है। ठीक है, यह विधि दोस्तों कृषि गतिविधियों के दौरान कृषि वर्ज्यों के जलाए जाने की संभावना में भी कमी लाती। और शून्य जुताई को दोस्तों याद रखें कि कार्बन संग्रहण की एक महत्वपूर्ण कृषि प्रविधि के रूप में जाना जाता, जबकि समुच्चयवाद एवं अनुपद सस्यन, कंटूर बंडिंग या रिले क्रॉपिंग मृदा में कार्बन संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखें। कह रहा दोस्तों कि महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर से देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा महासागरों यानी कि ओशियंस के दोस्तों हमारा क्या है, एसिडिफिकेशन हो रहा है या बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। तो पहला पॉइंट दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से क्या दोस्तों प्रभावित होगी। ठीक है, दूसरा कह रहा दोस्तों कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तीसरा कह रहा है कि कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और चौथा कह रहा है कि मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक ऑप्शन इसके पढ़ेंगे कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस संदर्भ में हमारे सही दिए गए हैं, जबकि चौथा पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि महासागरों का अम्लीकरण यानी कि ओशियंस का दोस्तों एसिडिफिकेशन हो रहा है या बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। तो पहला कह रहा है दोस्तों याद रखें कि कैल्शियम या पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर पढ़ेंगे कि कैल्शियम या पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो इस संदर्भ में यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखेंगे कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, कोरल रीफ की बात कर रहा है दोस्तों। देखिएगा कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर पढ़ेंगे कि कुछ प्राणी जिनके डिंभक दोस्तों पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। क्या है, फिर देखिएगा कुछ प्राणी जिनके डिंभक दोस्तों पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे इस संदर्भ में सही पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है कि मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा क्या दिया गया है, व्याख्या इसकी हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम, देखें। चलिए व्याख्या क्या है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि के कारण दोस्तों याद रखें कि महासागरों में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं का विलय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि के कारण महासागरों में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं का विलय होना प्रारंभ हो जाता। इससे दोस्तों प्रवाल भित्तियां एवं कैल्शियम पादप प्लवक नकारात्मक रूप से दोस्तों प्रभावित होते। अम्लीयता में वृद्धि से अनेक प्राणियों में निषेचन एवं उनके लार्वा का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अतः कथन 1, 2, 3 हमारे बिल्कुल सही है। फिर से पढ़ेंगे कि महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि के कारण महासागरों में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं
कणिकाओं का विलय क्या दोस्तों होना प्रारंभ हो जाता। इससे दोस्तों प्रवाल भित्तियां एवं कैल्शियम पादप प्लवक नकारात्मक रूप से प्रभावित होते। अम्लीयता में वृद्धि से अनेक प्राणियों में निषेचन एवं उनके लार्वा का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अतः कथन 1, 2, 3 हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि मेघ बीजन वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम एवं शुष्क बर्फ का क्या है दोस्तों वायु में छिड़काव किया जाता है। फिर देखिएगा कि मेघ बीजन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम एवं शुष्क बर्फ, जिसे दोस्तों हम लोग CO2 भी कहते हैं, का वायु में छिड़काव किया जाता। ये पदार्थ दोस्तों जलग्राही नाभिक की तरह कार्य करते एवं वायुमंडलीय नमी को एकत्रित कर कृत्रिम वर्षा में सहायक होते हैं। अतः मेघ बीजन का संबंध दोस्तों महासागरों के अम्लीकरण से नहीं है। फिर देखिएगा कि मेघ बीजन वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम एवं शुष्क बर्फ का वायु में छिड़काव किया जाता। यह पदार्थ दोस्तों जलग्राही नाभिक की तरह कार्य करते एवं वायुमंडलीय नमी को एकत्रित कर कृत्रिम वर्षा में सहायक होते। अतः मेघ बीजन का संबंध दोस्तों महासागरों के अम्लीकरण से नहीं है, इसलिए कथन 4 हमारा गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे 2011 के प्रश्नों की तरफ। देखेंगे 2011 में हमारे इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इस टॉपिक से संबंधित जो दिए गए हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों 2011 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और टॉपिक देख रहे थे दोस्तों हम क्या, पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एवं क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड। फिर देखिएगा, पहला कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है दोस्तों सल्फर के ऑक्साइड। फिर देखिएगा, पहला कह रहा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तापीय शक्ति संयंत्रों में दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, तापीय शक्ति संयंत्रों में दोस्तों विद्युत उत्पादन करने हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता। इस दौरान दोस्तों जीवाश्म ईंधनों के दहन से अनेक ग्रीन हाउस तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख उत्सर्जक गैसें हैं जो वैश्विक तापन एवं अम्ल वर्षा का क्या दोस्तों कारण बनती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों फिर से कि तापीय शक्ति संयंत्रों में दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने हेतु क्या है। फिर से देखिएगा, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता। इस दौरान दोस्तों जीवाश्म ईंधनों के दहन से अनेक ग्रीन हाउस तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख उत्सर्जक गैसें हैं जो वैश्विक तापन एवं अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी। चलिए फिर से देखेंगे एक बार और व्याख्या कि तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता। इस दौरान दोस्तों जीवाश्म ईंधनों के दहन से अनेक ग्रीन हाउस तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों का उत्सर्जन होता। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख उत्सर्जक गैसें हैं जो वैश्विक तापन, यानी कि दोस्तों क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग एवं एसिड रेन का कारण बनती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे 2011 में जो हमारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। फिर देखिएगा कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना दोस्तों चिंता का विषय, इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का क्या है दोस्तों अंतर्वाह। फिर देखिएगा,
कह रहा दोस्तों हमारा कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का दोस्तों अंतर्वाह। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो याद रखें ऑप्शन बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का दोस्तों अंतर्वाह। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। चलिए व्याख्या पढ़ेंगे। कह रहा है ओजोन, जिसे दोस्तों हम लोग O3 के नाम से भी जानते हैं, समताप मंडल की निचली परत में दोस्तों सघनता से पाया जाता। ठीक है, इसे ओजोन परत कहा जाता। यह ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर दोस्तों पृथ्वी को इन हानिकारक परावैंगनिक किरणों से क्या करता दोस्तों? सुरक्षा प्रदान करती है। ये परावैंगनिक किरणें दोस्तों विशेषकर यूवी विमानों में त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि ओजोन O3 समताप मंडल की निचली परत में दोस्तों सघनता से पाया जाता है। इसे दोस्तों ओजोन परत कहा जाता है। यह ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को इन हानिकारक परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती। ये परावैंगनिक किरणें दोस्तों विशेषकर यूवी विमानों में त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर के लिए दोस्तों याद रखें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत के क्षय होने के कुछ विशेष कारण हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक पहला पढ़ेंगे। कह रहा है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ यानी कि दोस्तों क्या है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि अंटार्कटिक के ऊपरी समताप मंडल में दोस्तों जाड़े में क्या है? अति निम्न तापमान ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेट रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन युक्त मुक्त होकर क्या है? हमारा दोस्तों ओजोन का क्षरण करती है। फिर देखिएगा, अंटार्कटिक के ऊपरी समताप मंडल में दोस्तों जाड़े में अतिरिक्त तापमान ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को उत्पन्न करते। ये क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की आगे की व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग देखते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि 16 जून 2024 को जो हमारी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की आगे की व्याख्या हम चलिए दोस्तों आगे की हम व्याख्या देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, क्या है? ध्रुवीय भंवर, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्रुवीय भंवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, कह रहा है कि ध्रुवीय भंवर दोस्तों क्या है हमारा? ध्रुवीय भंवर है दोस्तों एक निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर घूमते हुए पवनों का पैटर्न। क्या है? फिर देखिएगा, ध्रुवीय भंवर दोस्तों एक निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर घूमते हुए पवनों का पैटर्न है। और ध्रुवीय भंवर का तापमान दोस्तों क्या है हमारा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में क्या दोस्तों सहायता करता है। फिर देखिएगा, पोलर वोर्टेक्स ध्रुवीय भंवर दोस्तों याद रखें कि एक निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर घूमते हुए पवनों का पैटर्न है और ध्रुवीय भंवर का तापमान दोस्तों 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में दोस्तों सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव यानी कि एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट। ठीक है, देखेंगे कि क्लोरीन के भंडार दोस्तों क्या है हमारे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में होते हैं। क्या है? क्लोरीन के भंडार हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में होते। क्लोरीन को किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले इन भंडारों से मुक्त होना पड़ता है। इस कार्य हेतु दोस्तों क्या है हमारे? PSC के हिमकरण उन्हें क्या है दोस्तों? सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे। क्या है दोस्तों कि क्लोरीन के भंडार हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्लोरीन नाइट्रेट के रूप में क्या है? होते हैं और क्लोरीन को किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले इन भंडारों से मुक्त होना पड़ता है। इस कार्य हेतु दोस्तों याद रखें PSC के हिमकरण उन्हें सतह प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2011 में पूछे गए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2011 में जो हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस समृद्धि का या के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? ठीक है,
है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से पढ़ेंगे कि भारत के समुद्री जल में दोस्तों क्या है, हमारे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस समृद्धि का या के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला कह रहा है दोस्तों कि ज्वारनमुख से क्या है, पोषकों का प्रस्राव। दूसरा कह रहा है कि मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा कह रहा है समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर पढ़ेंगे प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का या के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों ज्वारनमुख से पोषकों का क्या है दोस्तों, प्रस्राव। दूसरा कह रहा है कि मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा कह रहा है दोस्तों समुद्रों में उत्प्रवाह। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दी गई है। ठीक है, व्याख्या हमारे सारे प्रश्नों की इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे कि हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन दोस्तों एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। क्या है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। या मुख्यतः दोस्तों क्या है, हमारे नील हरित शैवाल, जिसे दोस्तों हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, के कारण होता। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का मानव स्वास्थ्य, जलीय पारितंत्र एवं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि दोस्तों हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन क्या है, हमारी एक बड़ी पर्यावरणीय यानी कि क्या है, एक इन्वायरमेंटल समस्या है। या मुख्यतः दोस्तों नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसके कारण होता है। और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का मानव स्वास्थ्य, जलीय पारितंत्र एवं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। कह रहा है कि हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि की अवस्था है और यह शुद्ध एवं समुद्री जल में कई विष उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि दोस्तों अविषाक्त प्रस्फुटन भी पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। फिर से पढ़ेंगे कि हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन दोस्तों जलों में क्या है, हमारी शैवालों की अत्यधिक वृद्धि की अवस्था है। यह शुद्ध एवं समुद्री जल में कई विष उत्पन्न करता है। यहां तक कि अविषाक्त प्रस्फुटन भी दोस्तों पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे, कह रहा है कि शैवाल प्रस्फुटन के कारण। क्या है, शैवाल प्रस्फुटन के कारण। पहला पढ़ेंगे दोस्तों क्या है, हमारा दोस्तों सागरीय उत्प्रवाह है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कीचड़ युक्त किनारों का निर्माण। तीसरा कह रहा है ज्वारनमुखों से पोषकों का प्रवाह। और लास्ट हमारा दोस्तों कह रहा है कि मानसून के दौरान जलवाह, इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में भारी शैवाल प्रस्फुटन देखा जाता है। फिर देखिएगा, शैवाल प्रस्फुटन के कारण है दोस्तों सागरीय उत्प्रवाह। दूसरा है दोस्तों कीचड़ युक्त किनारों का निर्माण। तीसरा है ज्वारनमुखों से पोषकों का प्रवाह। और लास्ट है दोस्तों मानसून के दौरान जलवाह, इसके प्रभाव से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में भारी शैवाल प्रस्फुटन देखा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों व्याख्या हम लोगों ने कवर कर लिया है। बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में जो हमारा पूछा गया चौथा प्रश्न है, उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि फिर देखिएगा, कह रहा है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि पहला कह रहा है कि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती। दूसरा कह रहा है समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते। तीसरा कह रहा है ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो सही आंसर इसमें मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। बाकी के पॉइंट हमारे इस संदर्भ में क्या है दोस्तों, गलत दिए गए हैं। यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट गलत है, सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि हाल के वर्षों में दोस्तों मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि पहला कह रहा है कि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती। दूसरा कह रहा है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते। और तीसरा कह रहा है कि ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सेकंड, यानी कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते। ऑप्शन बी केवल सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे, ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हाल के वर्षों में क्या है, देखें यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, करिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि हाल के वर्षों में तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भारी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, फिर से देखिएगा,
कि हाल के वर्षों में तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भारी वृद्धि देखी गई है। पहला पॉइंट देखेंगे, यद्यपि इसका वितरण दोस्तों ऊपरी एवं निचले क्या है, वायुमंडलीय दोनों में ही होता है। फिर देखिएगा, यद्यपि इसका वितरण दोस्तों ऊपरी एवं निचले वायुमंडल दोनों में ही होता, परंतु निचले वायुमंडल में इसकी न्यून उपस्थिति पाई जाती। इसका प्रमुख कारण दोस्तों धरातलीय वनस्पतियों एवं सागरीय पादप प्लवकों द्वारा निम्न वायुमंडलीय कार्बन का अवशोषण है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, यद्यपि इसका वितरण ऊपरी एवं निचले वायुमंडल दोनों में ही होता है, परंतु निचले वायुमंडल में इसकी न्यून उपस्थिति पाई जाती। इसका प्रमुख कारण धरातलीय वनस्पतियों एवं सागरीय पादप प्लवकों द्वारा निम्न वायुमंडलीय कार्बन का अवशोषण है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन 1 पढ़ेंगे दोस्तों, क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि निचले वायुमंडलीय कार्बन का समताप मंडल में पलायन नहीं होता, अपितु पवनों द्वारा दोस्तों कार्बन का विभिन्न परतों में मिश्रण होता है। फिर देखिएगा, कथन 1 गलत है, क्योंकि निचले वायुमंडलीय कार्बन का समताप मंडल में पलायन नहीं होता है, अपितु पवनों द्वारा कार्बन का विभिन्न परतों में मिश्रण होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि कथन 1 क्यों गलत है, क्योंकि निचले वायुमंडलीय कार्बन का समताप मंडल में पलायन नहीं होता, अपितु पवनों द्वारा कार्बन का विभिन्न परतों में मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कथन 3 क्यों गलत है, क्योंकि ध्रुवीय बर्फ छत्रक दोस्तों कार्बन का प्रग्रहण करते हैं। वर्तमान ध्रुवीय बर्फ छत्रकों में दोस्तों हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व कार्बन का संग्रहण हुआ है। फिर देखिएगा, कथन 3 क्यों गलत है, क्योंकि ध्रुवीय बर्फ छत्रक दोस्तों कार्बन का प्रग्रहण करते हैं और वर्तमान ध्रुवीय बर्फ दोस्तों छत्रकों में हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व कार्बन का संग्रहण हुआ है, इसीलिए हमारा कथन 3 दोस्तों गलत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह है दोस्तों हमारा पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, कानून और सम्मेलन। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी हम प्रश्न देखेंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, कानून और सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखिए, 2023 में इस टॉपिक से जो पूछा गया पहला प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, 2023 से लेकर 2011 तक जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। संक्रामक यानी कि दोस्तों इन्वेसिव जीव जाति या स्पीसीज विशेषज्ञ समूह, ठीक है, जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि संक्रामक या इन्वेजिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, फिर देखिएगा, संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित, तो सही आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सारे हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। व्याख्या चलिए इसकी ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों कि संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह, जिसे हम लोग ISSG भी कहते हैं, आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसका गठन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग SSC के तत्वाधान में किया गया। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह, जिसे दोस्तों हम लोग ISSG आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसका गठन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के तत्वाधान में किया गया है। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसकी स्थापना दोस्तों याद रखें वर्ष 1994 में हुई थी। क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई। और आगे कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस का प्रबंधन करता, जो विश्व भर में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, ISSG, जिसे हम लोग संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह भी कहते हैं, अन्य ऑनलाइन संसाधनों जैसे कि दोस्तों एलियंस एल, लिस्ट सर्व, द इन्वेसिव स्पीसीज कंपेडियम, द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ क्या है दोस्तों इंट्रोड्यूस्ड एवं इन्वेसिव स्पीसीज का भी रख रखाव करता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। ISSG, जिसे दोस्तों हम लोग संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह भी कहते हैं, ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस का दोस्तों प्रबंधन करता है। ठीक है, जो विश्व भर में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता। और कह रहा है दोस्तों ISSG, जिसे हम लोग संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह के रूप में जानते, अन्य ऑनलाइन संसाधन
साधनों जैसे कि याद रखें एलियंस, एल लिस्ट सर्व, द इन्वेसिव स्पीसीज कंपेडियम, द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ क्या है दोस्तों इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्वेसिव स्पीसीज का भी रख रखाव करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 2022 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए 2022 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि समुद्री कानून का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। फिर देखिएगा, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। फिर पढ़ेंगे कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। फिर देखेंगे, सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग हों, जहाजों के प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, फिर से पहले पढ़ेंगे फिर हम ऑप्शन देखेंगे। चलिए फिर देखिएगा कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। फिर देखिएगा, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। फिर पढ़ेंगे, सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हो या भूमध्य भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। फिर पढ़ेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार दोस्तों यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से दोस्तों हमारी प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। चलिए, तो सही आंसर इसमें माप पर जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए व्याख्या इस प्रश्न की हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि हमारी प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र के विस्तार के 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार, जिसे दोस्तों इस अभिसमय के अनुसार निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र के विस्तार को 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार, जिसे इस अभिसमय के अनुसार दोस्तों निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र के विस्तार को 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार, जिसे इस अभिसमय के अनुसार निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे ध्यानपूर्वक कि प्रादेशिक समुद्र में दोस्तों याद रखें, इनोसेंट पैसेज के तहत सभी राज्यों चाहे वे तटीय हों या स्थलबद्ध के जहाजों को इस अभिसमय के तहत प्रादेशिक समुद्र से यात्रा का अधिकार है। फिर पढ़ेंगे, प्रादेशिक समुद्र में दोस्तों इनोसेंट पैसेज के तहत सभी राज्यों चाहे वे तटीय हों या स्थलबद्ध के जहाजों को इस सभी समय के तहत प्रादेशिक समुद्र में यात्रा का अधिकार है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए कथन 2 हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। फिर देखिएगा, चलिए देखेंगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इस अभिसमय के अनुसार दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र इस भाग में स्थापित विशिष्ट कानूनी व्यवस्था के अधीन प्रादेशिक समुद्र से परे और उससे सटे क्षेत्र हैं, जिसके तहत दोस्तों तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र और अन्य राज्यों के अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रासंगिक क्या है दोस्तों प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे,
कह रहा है कि सभी समय के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र इस भाग में स्थापित विशिष्ट कानूनी व्यवस्था के अधीन प्रादेशिक समुद्र से परे और उससे सटे क्षेत्र हैं, जिसके तहत तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र और अन्य राज्यों के अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। फिर देखिएगा, इस सभी समय के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र इस भाग में स्थापित विशिष्ट कानूनी व्यवस्था के अधीन प्रादेशिक समुद्र से परे और उससे सटे क्षेत्र हैं, जिसके तहत तटीय राज्य के अधिकार क्षेत्र और अन्य राज्यों के अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि इसके तहत अनन्य आर्थिक क्षेत्र उन बेसलाइनों से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं विस्तारित होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। इस प्रश्न के संदर्भ में हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट सही दिए गए थे। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे कि कह रहा है कि इसके तहत अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उन बेसलाइनों से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं विस्तारित होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। अतः कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए थे। चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही होगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन गठित किया गया, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है, तो सही आंसर मार्क करेंगे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कह रहा है कि देश भर, कह रहा है दोस्तों हमारा, फिर से देखें कि देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा क्या है दोस्तों 33 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया, तो सही आंसर मार्क करेंगे केंद्रीय क्या है भूजल प्राधिकरण। ठीक है, फिर पढ़ेंगे व्याख्या इसकी। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल इस संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए भूजल क्या है दोस्तों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की हम शक्तियां एवं कार्य भी साथ ही साथ में एक बार देख लेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहें। चलिए दोस्तों व्याख्या इसकी हम साथ ही साथ में शक्तियां एवं कार्य भी कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा। ठीक है, शक्तियां एवं कार्य इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, किसकी, वह देखेंगे हम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, प्रश्न हमारा पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देख रहे थे, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट सभी मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे उपाय करने, क्या है, ऐसे उपाय करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग। फिर देखिएगा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट सभी मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने और ऐसे उपाय करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या दिया गया है देखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, देखें। कह रहा दोस्तों कि उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दंडात्मक प्रावधानों की क्या है दोस्तों, सहायता लेना। फिर देखिएगा कि उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दंडात्मक प्रावधानों की सहायता लेना। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि देश में भूजल का विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन एवं विकास करना तथा इस उद्देश्य के लिए दोस्तों क्या है, आवश्यक नियामक निर्देश जारी करना। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों देखिएगा कि देश में भूजल का विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन एवं विकास करना तथा इस उद्देश्य के लिए दोस्तों क्या है, आवश्यक नियामक निर्देश जारी करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग। फिर देखिएगा, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 2022 में जो पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, तीसरा प्रश्न जो हमारा 2022 में पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं इस संदर्भ में, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि जलवायु समूह है यानी कि दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर दोस्तों जलवायु क्रिया को प्रेरित करता और उन्हें चलाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जलवायु समूह यानी कि दोस्तों दी क्लाइमेट ग्रुप क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता और उन्हें चलाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दोस्तों क्या है, जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी से एक वैश्विक पहल क्या है, EP100 प्रारंभ की है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। फिर देखिएगा, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए क्या है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को दोस्तों क्या है, हमारा साथ लाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि कुछ भारतीय कंपनियां क्या हैं दोस्तों, EP100 की सदस्य हैं। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का दोस्तों क्या है, हमारा सचिवालय है। फिर देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का क्या है दोस्तों, सचिवालय है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट ही हमारे सही दिए गए हैं। बाकी के पॉइंट इस संदर्भ में हमारे गलत दिए गए हैं। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट ही हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि जलवायु समूह, जिसे हम लोग दी क्लाइमेट ग्रुप भी कहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर दोस्तों जलवायु क्रिया को प्रेरित करता और उन्हें चलाता है। इस संदर्भ में यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता और उन्हें चलाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा क्या है, इस संदर्भ में सही दिया गया है कि EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं दोस्तों उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को क्या है दोस्तों, साथ लाता है। फिर देखिएगा, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, याद रखें, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में जो चौथा पॉइंट दिया गया है कि कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। जबकि पांचवा पॉइंट जो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी सेकेंड और फिफ्थ पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। देखिएगा, कह रहा है, पहला हमारा जो व्याख्या कह रहा है, जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क को शक्ति प्रदान करता, जलवायु कार्रवाई को दोस्तों प्रेरित करता और क्या है, उन्हें तीव्रता से चलाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जलवायु समूह, जिसे हम लोग दोस्तों द क्लाइमेट ग्रुप भी कहते हैं, 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क को शक्ति प्रदान करता, जलवायु कार्रवाई को प्रेरित करता और उन्हें तीव्रता से चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि EP100 जलवायु समूह के नेतृत्व में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जो ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध 120 से अधिक ऊर्जा स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाती है। फिर देखिएगा कि EP100 जलवायु समूह के नेतृत्व में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जो ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध 120 से अधिक ऊर्जा स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि EP100 कंपनियां दोस्तों नवाचार को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करते हुए अन्य कंपनियों को प्रेरणा और सहायता भी प्रदान करती हैं। फिर देखिएगा कि EP100 कंपनियां दोस्तों नवाचार को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करते हुए अन्य कंपनियों को प्रेरणा और सहायता भी प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे दोस्तों स्वराज एजेंसी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा आदि EP100 की सदस्य हैं। फिर पढ़ेंगे कि EP100 कंपनियां दोस्तों नवाचार को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करते हुए अन्य कंपनियों को प्रेरणा और सहायता भी प्रदान करती हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे स्वराज एजेंसी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा आदि
EP100 की सदस्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम इसकी जो आगे की व्याख्या दी गई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों आगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि अंडर टू कोएलिशन, ठीक है, पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर से देखें कि अंडर टू कोएलिशन पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है जलवायु समूह, जिसे दोस्तों हम द क्लाइमेट ग्रुप भी कहते। अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय है, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखें 2021 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसे हम देखेंगे। कह रहा है कि यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। फिर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है हमारा कि यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। फिर पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक कि यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए दोस्तों विकसित किया गया। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व में दोस्तों क्या है, निर्माण कार्यों को कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया। तो याद रखिएगा, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए। फिर देखिएगा, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है। देखिएगा, चलिए देखें, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे दोस्तों हम लोग क्या है यूएनईपी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन क्या है एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह को क्या है दोस्तों आकलित करने के लिए विकसित किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक दोस्तों संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह को आकलित करने के लिए विकसित किया गया। यह दुनिया भर की इमारतों से उत्सर्जन का लगातार मूल्यांकन और तुलना करने एवं सुधारों को मापने की अनुमति प्रदान करता। इमारतों से लगातार मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए इनकी आवश्यकता होती। इन मैट्रिक्स को अलग अलग इमारतों या इमारतों के समूहों में ऊर्जा के उपयोग को मापने के लिए लागू किया जा सकता। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे जल्दी से, ध्यानपूर्वक देखें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को संपूर्ण विश्व में दोस्तों निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह को आकलित करने के लिए विकसित किया गया। यह दुनिया भर की इमारतों से उत्सर्जन का लगातार मूल्यांकन और तुलना करने एवं सुधारों को मापने की अनुमति प्रदान करता। इमारतों से लगातार मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए इनकी आवश्यकता होती। इन मैट्रिक्स को अलग अलग इमारतों या इमारतों के समूहों में ऊर्जा के उपयोग को मापने के लिए लागू किया जा सकता। अतः विकल्प ए हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 2021 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या है हमारा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न जो हमारा पूछा गया है 2021 में, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा, सब्जेक्ट देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कानून एवं सम्मेलन हमारा टॉपिक है और सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि शहर का अधिकार दोस्तों एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी कि यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। फिर देखिएगा क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी कि यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। फिर देखिएगा कि शहर का अधिकार दोस्तों शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार दोस्तों का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी
कि यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार दोस्तों शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने यानी कि रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड और थर्ड इस संदर्भ में हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या क्या इसकी दी गई है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखें। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा शहर का अधिकार क्या है, एक मानव अधिकार यानी कि दोस्तों ह्यूमन राइट है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि शहर का अधिकार एक मानव अधिकार, परंतु कुछ देश इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं प्रदान कर रहे हैं। क्या है, शहर का अधिकार एक मानव अधिकार है, परंतु कुछ देश इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं प्रदान कर रहे। यह सभी निवासियों वर्तमान और भविष्य अस्थायी और अस्थायी निवास करने, उपयोग करने, कब्जा करने, उत्पादन करने, शासन करने, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों, गांवों और मानव बस्तियों का अधिकार है, जिसे एक पूर्ण और क्या है दोस्तों सभ्य जीवन के लिए सामान्य आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा कि शहर का अधिकार दोस्तों क्या है, हमारा एक मानव अधिकार है, परंतु कुछ देश दोस्तों इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं प्रदान कर रहे। यह सभी निवासियों वर्तमान और भविष्य अस्थायी और अस्थायी निवास करने, उपयोग करने, कब्जा करने, उत्पादन करने, शासन करने, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों, गांवों और मानव बस्तियों का अधिकार है, जिसे एक पूर्ण और सभ्य जीवन के लिए सामान्य आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास दोस्तों यानी कि यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की क्या है दोस्तों निगरानी करता। शहर का अधिकार के अंतर्गत राज्य शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं कर सकता, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि शहर का अधिकार एक मानव अधिकार है, परंतु कुछ देश इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं प्रदान कर रहे। कह रहा है कि यह सभी निवासियों वर्तमान और भविष्य अस्थायी और अस्थायी निवास करने, उपयोग करने, कब्जा करने, उत्पादन करने, शासन करने, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों, गांवों और मानव बस्तियों का अधिकार है, जिसे एक पूर्ण और सभ्य जीवन के लिए सामान्य आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यानी कि दोस्तों यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता। शहर का अधिकार के अंतर्गत राज्य शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं कर सकता, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि शहर का अधिकार एक मानव अधिकार है, परंतु कुछ देश इसे मानव अधिकार का दर्जा नहीं प्रदान कर रहे। यह सभी निवासियों वर्तमान और भविष्य अस्थायी और अस्थायी निवास करने, उपयोग करने, कब्जा करने, उत्पादन करने, ठीक है, शासन करने, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों, गांवों और मानव बस्तियों का अधिकार है, जिसे एक पूर्ण और सभ्य जीवन के लिए सामान्य आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावेश यानी कि दोस्तों यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता। शहर का अधिकार के अंतर्गत राज्य शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं कर सकता, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 2021 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। फिर देखिएगा, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, कह रहा है कि CCAFS परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस में है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, कि भारत में स्थित क्या है, कह रहा है भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। देखिएगा कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण दोस्तों हमारा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, जिसे हम लोग CCAFS भी कहते हैं, द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि CCAFS परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता, जिसका मुख्यालय दोस्तों फ्रांस में है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, याद रखें दोस्तों, CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा कह रहा है कि जलवायु स्मार्ट कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर दोस्तों एक दृष्टिकोण है जो बदलती हुई जलवायु में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषि प्रणालियों को परिवर्तित और पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक क्रियाओं को निर्देशित करने में मदद करता है। देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई और इसके लिए दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की परियोजना भी लागू की गई है। यह परियोजना याद रखें कि खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की परस्पर चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। इसके लिए याद रखें जलवायु स्मार्ट ग्राम तैयार किए गए, जिसमें दोस्तों उचित फसल किस्मों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दृष्टिकोण याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है, जो एक परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसे दोस्तों हम लोग ICRISAT भी कहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान कार्य करता और इसका मुख्यालय याद रखें दोस्तों पाटन चेरू हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अतः विकल्प डी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि के बारे में जितने भी पॉइंट दिए गए थे सबको हम लोगों ने ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों सारे प्रश्नों को जिन जिन भी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों लगातार ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए क्योंकि परीक्षाएं लगी हुई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।